ये लड़का और इसकी गर्लफ्रेंड किस कर रहे थे और इनकी केमिस्ट्री प्रोफेसर ने इन्हें देख लिया। ये बंदा एसटीडी का टेस्ट करवाने गया था और इतना एम्बेरस होके आया, मुझे रेडी वाला सड़क पे थप्पड़ ही थप्पड़ मार रहा था। और मैं तो स्वागत है तुम्हारा कहानियां जो खबर नहीं बनती के एपिसोड 4 में। और आज मैं तुम लोग को 4 लोग की एम्बेरसिंग स्टोरी सुनाऊंगा और लास्ट में मैंने अपनी भी एक एम्बेरसिंग स्टोरी सुनाई है। तो मैं सीधा स्टोरी पे चलता हूँ और अगर तुम लोगों ने चैनल की नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखी तो प्लीज कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो तुम लोग मिस ना करो। तो पहली स्टोरी हमारी जतिन की, और जतिन हमेशा से बॉयज स्कूल में पढ़ा था। तो जब कॉलेज चूज करने का टाइम आया तो उसे लगा यही सही मौका है अपना फीमेल इंटरेक्शन बढ़ाने का। मैंने ना ये चीज देखी है कि हर लड़का जो बॉयज स्कूल में पढ़ा हुआ है ना, उसे सारी लड़कियां ना हूर की परियां लगती हैं। इसीलिए उन्हें ये लगता है कि यही रीजन है कि इन्हें हमसे दूर रखा जा रहा है। मैं कोएड स्कूल में था लेकिन मैं इतना इंट्रोवर्ट था ना कि वो भी मेरे लिए बॉयज स्कूल ही था। अब जतिन के पेरेंट्स ऐसे थे कि अगर जतिन उनके सामने किसी लड़की का नाम भी ले लेना तो उसका बोरिया बिस्तर बांध के वो लोग बाहर फेंक देंगे। जतिन ने अपना स्कूल खत्म करने के बाद बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम दिए और उनका रिजल्ट का वेट करने लगा। वो बस यही चाहता था कि उसका सिलेक्शन उसके घर के आसपास के किसी कॉलेज में ना हो, ताकि वो फाइनली इतनी सारी तपस्या के बाद अपनी फैमिली से थोड़ा दूर रह के अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। ऐसा नहीं था कि वो अपने पेरेंट्स से नफरत करता था, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ना अपनी फ्रीडम एंजॉय करना चाहता था। तो जब उसके पहले एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया ना तो उसका सिलेक्शन उसके घर के पास वाले कॉलेज में ही हुआ। पर ये न्यूज उसने अपने तक ही रखी और अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया, क्योंकि जतिन अपना मन बना चुका था कि उसे अपने घर के पास वाला कॉलेज चाहिए ही नहीं, बेशक उसे ईंट पत्थर लगा के एक नया कॉलेज खड़ा ही करना पड़े। तो जतिन भाई ने अब बाकी एग्जाम के रिजल्ट का वेट करना शुरू कर दिया। और कुछ हफ्ते बाद जब रिजल्ट आया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसे कोई और स्टेट में बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया था। उसके जो घर के पास वाला कॉलेज उसे मिला था ना, वो भी बहुत अच्छा था, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो ये छोड़ के अगले स्टेट में जा रहा है। अब जतिन को जो दूसरे स्टेट में कॉलेज मिला था ना, उसमें उसका एक कजन भी पढ़ रहा था, तो उसे अपने पेरेंट्स को मनाने में ना ज्यादा दिक्कत हुई नहीं, वरना उसके पेरेंट्स उसे ऐसे किसी दूसरे स्टेट में जाने नहीं देते कभी। तो हमारे जतिन भाई की किस्मत बहुत अच्छी थी कि उनका ये वाला लेवल क्लियर हो गया, लेकिन लड़की पाने के लिए अभी भाई को और भी बहुत सारे लेवल क्लियर करने थे। जतिन जब पहले दिन अपने कॉलेज ओरिएंटेशन में गया तो उसने 18 साल में पहली बार इतनी सारी लड़कियों को एक साथ देखा और वो देखते ही रह गया। वो तो मानो 7वें आसमान में पहुंच चुका था। उसने अपने कजन से सबसे पहले यही पूछा कि भाई कौन सी ब्रांच में सबसे ज्यादा लड़कियां मिलेंगी। जतिन भाई अब कुछ होल्ड बैक नहीं कर रहे थे, उन्हें ब्रांच भी वही चाहिए थी जिसमें सबसे ज्यादा लड़कियां हो। अब हमारा यूथ ऐसी सोच रखेगा तो कहां से देश आगे बढ़ेगा। अब जतिन का कजन उसे अच्छे से जानता था तो उसने बोला या तो भाई कंप्यूटर साइंस ले ले या फिर आईटी में कर ले। अब जतिन की किस्मत अच्छी थी तो उसे सीएससी मिल गई और 1 साल बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी बन गई। अब मुझे नहीं पता जतिन भाई की गर्लफ्रेंड कैसे बनी, या तो भाई का रिस्क गेम बहुत अच्छा था या फिर भाई दिखने में टॉम क्रूज थे। मुझ पे रियल फोटो नहीं है जतिन की। और जतिन के पूरे फ्रेंड सर्कल में ना सिर्फ उसी की गर्लफ्रेंड बनी थी और बाकी सब ट्राई मार रहे थे, इसीलिए उसके दोस्त भी थोड़ा उससे जेलस थे। देखो ये वाली बात मैं नहीं मानता कि लड़के आपस में इन सब चीजों को लेकर जेलस होते हैं, वो तो भाई दोस्त की बंदी को भाभी भाभी बोल के मस्त चिल रहते हैं, सब बढ़िया चल रहा था। और एक दिन जब उनकी क्लास खत्म हुई तो जतिन और उसकी गर्लफ्रेंड ने सबके जाने का वेट किया, और जब सभी चले गए तो उन्होंने डबल चेक करने के लिए कॉरिडोर में भी देखा कि कोई है तो नहीं। अब जतिन और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों लास्ट बेंच पे चले गए और किस करने लगे। अब इन दोनों को 2 मिनट भी नहीं हुए तो उनकी क्लास में इनकी केमिस्ट्री टीचर आ गई। जतिन ने टीचर को देखा और टीचर ने इन दोनों को देखा और जतिन भाई तो वहीं फ्रीज हो गए। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ा धक्का देके पीछे भी किया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड का तो दूसरी तरफ मुंह था, तो लड़की तो केमिस्ट्री टीचर को देख नहीं पाई और उसने वापस से किस करने की कोशिश करी जतिन को। इस सीन को ना हम लोग बस इमेजिन ही कर सकते हैं कि जतिन को उस टाइम कैसा फील हो रहा होगा कि एक आंख से वो केमिस्ट्री टीचर को देख रहा है और एक आंख से वो अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहा है जो उसे किस कर रही है बार बार। अब जतिन डरा हुआ था और उसकी केमिस्ट्री टीचर शॉक में थी। इस टाइम पे बस एक ही इंसान को मजा आ रहा था, वो थी उसकी गर्लफ्रेंड। टीचर थोड़ा शॉक से बाहर आई और वहां से उससे निकलना ही सही समझा। अब जतिन ये सोचकर खुश हो रहा था कि आज किस्मत उसके साथ है, पर भाई को बस अब डर इस बात का था कि अगर टीचर ने ये बात डीन को बता दी तो भाई की किस्मत के तारे टूट ही जाएंगे। पर भाई की किस्मत शायद बहुत ही अच्छी थी कि टीचर ने किसी को कंप्लेन नहीं करी, वो तो आगे पता चलेगा। अब जतिन ने ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को ये सोचकर नहीं बताई कि चलो यार इसे तो स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड में जीने दो अपने, इसे अगर नहीं पता तो इसे तो खुशी रहने दो। अब जब भी जतिन और उस टीचर का आमना सामना होता ना तो जतिन अपना मुंह छुपाकर भाग जाता वहां से। लेकिन अब सेमेस्टर भी खत्म होने वाला था तो एग्जाम से पहले वाइवा लिया जाता है। अब केमिस्ट्री की टीचर वाइवा में सबको रोल नंबर वाइज बुला रही थी, पर जतिन का नंबर आते ही उन्होंने जतिन से बोला कि तुम ना लास्ट में आना। अब जाके जतिन के दिमाग में ना हजारों बातें घूमने लगी और उसके हाथ पैर कांपने लगे ये सोचकर कि कहीं टीचर फेल तो नहीं कर देगी उसे। यही सोचते सोचते वो लास्ट में अपने वाइवा के लिए गया। अब टीचर ने उसे देखते ही ना मुंह बना लिया। जतिन ने उन्हें अपनी फाइल दी और उनके सामने जाकर बैठ गया। अब टीचर ने जतिन से छूटते ही बोला कि तुम उस बेचारी लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें नहीं पढ़ना तो उस बेचारी लड़की को पढ़ने दो, तुम बस अपना टाइम और माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हो। अब जतिन यहाँ पर क्या ही बोलता तो उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और मैम से बोला कि मैम मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं भी पढ़ता हूँ। अब इस टाइम तक तो टीचर को बहुत गुस्सा आ गया था तो उन्होंने सीधा वाइवा लेना शुरू करा जतिन का। उन्होंने जतिन से 5-6 सवाल पूछे और जतिन ने सारे सवालों को सही जवाब दे दिया। टीचर थोड़ी हैरान थी पर जतिन से हंसते हुए बोली तो अच्छा तुम पढ़ाई करते हो। फिर टीचर ने बोला कि तुम थोड़े समझदार भी लग रहे हो तो ये काम ना कॉलेज में आगे करते हुए दिख मत जाना। अब जतिन भी जल्दी से ओके मैम बोल के पतली गली से निकल लिया। अब फन फैक्ट ये कि इस इंसिडेंट को 10 साल हो चुके हैं और जतिन ने आज तक अपनी गर्लफ्रेंड को इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड इस स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड से बाहर आए। अब हम दूसरी स्टोरी पे आ जाते हैं। तो ये स्टोरी है हमारे नक्श भाई की, और नक्श भाई ना अपनी कॉलेज लाइफ में काफी रंगीन आदमी थे। उन्होंने अभी तक 4 लड़कियों को डेट करा था और चारों के साथ ना फिजिकल रिलेशनशिप बनाए थे। तो अब नक्श भाई को एक टाइम पर आकर ये चिंता होने लगी कि उन्हें कहीं कोई एसटीडी ना हो गया हो और अगर ज्यादा देर हुई तो दिक्कत भी हो जाएगी। इसलिए उसने एक बार अपनी मन की तसल्ली के लिए टेस्ट कराने की सोची। अब नक्श ने अपने नेबर फ्रेंड को कॉल किया और पूछा कि भाई टेस्ट कैसे होता है। अब उसके महान फ्रेंड ने बताया कि भाई वो सीमन का सैंपल लेते हैं और ब्लड टेस्ट करते हैं बस। यहाँ
यहाँ पर ना मैं तुम लोग को थोड़ी सी एडवाइस देना चाहता हूँ, कभी भी कोई मेडिकल एडवाइस ना अपने दोस्तों से मत लिया करो अनटिल एंड अनलेस वो कोई मेडिकल फील्ड में हो। कौन सा टेस्ट होना है, कैसा टेस्ट होना है, ये भी ना तुम डॉक्टर से ही पूछो तो बढ़िया है, तुम्हें पता चलेगा आगे स्टोरी में मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ। अब नक्श ने अपना फाइनली मन बनाया और निकल गया क्लिनिक के लिए। और उसे ना अजीब लग रहा था ये सोच सोच के कि यार सीमन सैंपल कब में लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो हमारा भाई सीमन बाथरूम या फिर लड़कियों पे बहाता है। पर फिर नक्श ने अपने आप को रियश्योर कराया कि जो होगा देखा जाएगा। अब जब वो क्लिनिक पहुंचा तो वहां पर एक ओल्ड सी नर्स ने उसे एक कप दिया और उसे वॉशरूम तक लेकर गई। अब नक्श को लग रहा था कि क्लिनिक में ना एक कंफर्टेबल सा सोफा होगा, पर यहाँ तो नॉर्मल वॉशरूम ही है। अब नक्श ने अपने आसपास कोई मैगजीन वगैरह ढूंढने की कोशिश करी, क्योंकि उसके नेबर ने कहा था कि वो लोग मैगजीन रखते हैं भाई, वो ऐसे मटेरियल रखते हैं ताकि तुम्हें हेल्प हो। पर यहाँ तो नक्श को कुछ नहीं मिला, तो उसने सब कुछ अपनी इमेजिनेशन पे छोड़ दिया। मैं ना यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, नक्श के नेबर फ्रेंड ने ना आज तक कोई एसटीडी टेस्ट नहीं करवाया था, उसने बस मूवी देखी और उसे जो भी ज्ञान पता चला ना उसने आके नक्श को बता दिया। अब नक्श ने ना थोड़ा टाइम लगाया, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि अगर भाई वो जल्दी करके दे देगा तो नर्स को ये ना लगे भाई इतनी जल्दी कर दिया, कैसा आदमी है। इसीलिए 10-15 मिनट बाद नक्श बाथरूम से बाहर आया। अब नक्श बाहर आया तो उसने अपना सैंपल नर्स को पकड़ा दिया, और नर्स भी ना अभी तक थोड़ा परेशान हो गई थी कि इसने इतनी देर लगा दी, तो वो जल्दीबाजी में उसने कप लिया और कलेक्शन डेस्क पे देने चली गई। नर्स इतनी जल्दीबाजी में थी ना कि उसने अभी तक कप देखा भी नहीं कि इसमें क्या है, और नक्श भी नर्स के पीछे पीछे चला गया। अब नर्स ने सैंपल कप को ना थोड़ा हिलाया डुलाया और थोड़ी कंफ्यूजन से देखा, और फिर थोड़ी देर में वो कंफ्यूजन डर में बदल गया। फिर नर्स ने नक्श को देखा जो कि खुद बहुत डरा हुआ था। फिर नर्स ने उससे बोला कि आपको ना इसमें सिर्फ यूरिन सैंपल देना था और उसी की जरूरत होती है टेस्ट करने के लिए। तब जाके नक्श को रियलाइज होता है कि वो यूरिन सैंपल कप में अपने फ्यूचर बच्चे बहा के ले आया है। अब नक्श ने ऑकवर्डनेस दूर करने के लिए बात को हंसी में टाल दिया, पर नक्श शर्म से पानी पानी हो रखा था। देखा, इसलिए मैंने कहा था कि अपने दोस्तों से ऐसी मेडिकल एडवाइस मत लो, तुम्हारा कबाड़ा ही हो जाएगा लास्ट में। ये सब चीजें ना डॉक्टर से ही पूछना बढ़िया है। अब इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट ये बंदा अपने अगले जन्म तक नहीं भूल पाएगा। -1 मिलियन हो रहा। तो फिर नर्स ने दोबारा नक्श को यूरिन सैंपल कप दिया और वो वहां जल्दी यूरिन सैंपल देके भग लिया वहां से। नक्श अपनी बेवकूफी की वजह से बहुत ज्यादा एम्बैरेस हुआ, लेकिन उसका ये कहना है कि भाई नर्स ने नहीं बताया था कि सैंपल कप में आके चाहिए क्या उसे, और मुझे भी नहीं पता था। अब नक्श को तो यही लगा कि एसटीडी के टेस्ट के लिए सीमन सैंपल ही लगता होगा, लेकिन नक्श भाई एक बार आप भी तो कंफर्म कर लेते। अब नक्श जब भी उस इंसिडेंट को याद करता है ना तो उसे नर्स का वही घिन खाता हुआ चेहरा याद आता है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी स्टोरी पे। अब ये स्टोरी इंडिया से बाहर की है, लेकिन इसमें भी एक इंडियन बंदा है जिसने इतना डिस्गस्टिंग काम करा है ना। तो जेसिका ने अपने रूममेट के साथ मिलकर एक हाउस पार्टी अरेंज करी थी। अब आधी रात होते ही पार्टी ना जोरों शोरों से चल रही थी, पर अब ज्यादा दारू पीने की वजह से जेसिका की तबियत थोड़ी ना उसे खराब लग रही थी। एक्चुअली तबियत खराब नहीं कहते उसे कहते हैं कि उल्टी आ रही थी, इतनी दारू पी ली। तो अब जेसिका को उल्टी करनी थी, तो उसकी दोस्त ने उसे उठाया और ऊपर वाले फ्लोर के बाथरूम पे लेके गई, जहां उन्होंने जैसे ही वॉशरूम का गेट खोला ना वहां एक इंडियन बंदा अपनी पैंट उतार के नंगा खड़ा हुआ था। अब ये देखकर जेसिका और उसकी दोस्त दोनों चीख पड़े और वहां से दरवाजा बंद करके निकल लिए। अब ऑब्वियसली जेसिका और उसकी दोस्त ने जो पार्टी रखी थी उसी में आया होगा किसी का इंडियन दोस्त जिसने खूब दारू पी होगी। अब जेसिका की हालत तो खराब थी और उसे उल्टी करनी थी, तो अपने घर के पीछे वाले गार्डन में चली गई। अब जेसिका की नजर उसके ऊपर वाले फ्लोर के बाथरूम की विंडो पर गई और उसने देखा वही इंडियन बंदा नंगा विंडो से बाहर निकल रहा था बाथरूम की। वो बंदा विंडो से गराज के ऊपर से क्रॉल करते हुए उसने जंप मार दी और नंगा ही भागता हुआ रोड पे गया और वहां से निकल लिया। अब थोड़ी देर बाद जब जेसिका और उसकी रूममेट ऊपर वाले बाथरूम को चेक करने गई एक बार, तो उन्होंने देखा कि पूरे बाथरूम में डायरिया फैला हुआ था। उसके हैंड टॉवल, उसका शावर, उसका बाथरूम रग, सब पे डायरिया था भाई। दीवारों पे डायरिया के छिट्टे थे। जेसिका और उसकी रूममेट ने इतना डिस्गस्टिंग सीन आज तक नहीं देखा था। बाद में उन्होंने सभी हैंड टॉवल, कर्टेन, बाथरूम रग सब जला दिए, लेकिन जब उन्होंने अपनी रूममेट की गाड़ी देखी जो गराज के नीचे ही थी, उस गाड़ी पे भी डायरिया के निशान थे। इसका मतलब ये था कि जब वो बंदा खिड़की से भाग रहा था तब भी वो डायरिया के एक्सप्लोजन कर रहा था हर जगह, और नंगा सड़क पे भागते हुए भी हग रहा था। अब बात ये है कि जेसिका और उसकी रूममेट को वो बंदा कभी दोबारा नहीं दिखा, और ना ही उन्हें कोई आइडिया कि वो इंडियन बंदा आखिर था कौन जो पार्टी में आया था। क्योंकि बाहर का जो पार्टी कल्चर है ना, वहां पर लोग अपने घरों में पार्टी अरेंज करते हैं, लेकिन उनके घर में कौन आ रहा है, किसका दोस्त आ रहा है, उन्हें कोई आइडिया नहीं रहता भाई। आधे टाइम इन्हें खुद पता नहीं होता कौन इनके पैसे की दारू पिए जा रहा है। अब जेसिका का ये कहना है कि चाहे ये इंसिडेंट कितना भी डिस्गस्टिंग हो उसके लिए, पर अब ये उनकी फेवरेट स्टोरी बन गई है पार्टीज में बताने के लिए। मेरी भी फेवरेट स्टोरी बन गई है ये वीडियोज में बताने के लिए। मेरी भी फेवरेट स्टोरी बन गई है ये वीडियोस में बताने के लिए। देखो, मैंने थोड़ी बहुत ड्रिंकिंग कर रखी है, तो मुझे आइडिया है कि उस बंदे के साथ हुआ क्या होगा। उसने खूब सारी दारू पी होगी और उसके बाद ना आपके पास थोड़ा कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। पीने वीने के बाद अगर आपको बाथरूम आ जाए ना तो आपको कंट्रोल नहीं रहता अपने उस पे कि कंट्रोल कितना कंट्रोल। तो उसके साथ वो नशे में था, उसने पूरा बाथरूम फैला दिया। उसे लगा कि भाई अब ये साफ कैसे करूंगा मैं, तो उसने ये सोचा कि यहाँ से भाग ही जाता हूँ। हम आ गए अब चौथी स्टोरी पे। तो ये स्टोरी है बॉयज हॉस्टल की, और हमारे रणवीर भाई के हॉस्टल में ना आए दिन प्रैंक होते रहते हैं। और एक दिन रणवीर भाई ने भी सोचा कि हम भी प्रैंक करेंगे किसी के साथ, और रणवीर और उसके दोस्तों ने जिसको अपना टारगेट बनाया वो था 3 इडियट के राजू रस्तोगी टाइप बंदा। वो बंदा कभी भी अपनी बुक के बिना नहीं दिखता था, जब देखो पढ़ता ही रहता था। अगर उसके पास बुक भी नहीं होती थी तो वो अपने फोन में PDF फाइल खोल के पढ़ता रहता था। जब सभी बच्चे मौज मस्ती मार रहे थे वो तब भी बनियान पहन के अपनी चेयर पे बैठ के स्टडी मटेरियल पढ़ रहा था। तो अब रणवीर और उसके 6-7 दोस्तों ने फ्लिपकार्ट पे राजू के नाम से एक आईडी
बनाई और उसका ईमेल और फोन नंबर डाल दिया और राजू के अकाउंट से एक लॉन्जरी ऑर्डर कर दी। और अब सब डिलीवरी का वेट कर रहे थे और एक दिन जब सब होटल मेस में बैठ के लंच कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि राजू को एक अननोन नंबर से कॉल आया है। अब फ्लिपकार्ट का डिलीवरी वाला उसे कॉल कर रहा था। अब डिलीवरी वाला हॉस्टल के बाहर खड़ा था और राजू का वेट कर रहा था और राजू यहाँ कह रहा था यार मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, पर डिलीवरी वाला अपनी बात पे अड़ा हुआ था कि नहीं राजू के नाम से ही ऑर्डर है। अब राजू फुल कंफ्यूजन में था, लेकिन रणवीर और उसके दोस्त खूब मजे ले रहे थे इस सीन का। राजू अब डिलीवरी लेने बाहर गया और रणवीर और उसके 6-7 दोस्त एक पिलर के पीछे छुप गए। डिलीवरी बॉय ने राजू को उसका पार्सल पकड़ाया और राजू ने पार्सल को वहीं खोल दिया। फिर राजू को ऐसा सदमा लगा ना जैसे उसके हाथ में कोई टाइम बॉम्ब है जो 2 मिनट में फटने वाला। उसने जल्दी से बंद किया और डिलीवरी वाले को दिया। अब रणवीर और उसके दोस्त दूर से देख रहे थे कि राजू भाई डिलीवरी बॉय पे भड़क रहा है। राजू ने डिलीवरी बॉय को पार्सल दिया और उसे वापस भिजवा दिया कि ले जाओ मुझे नहीं चाहिए। अब डिलीवरी वाला भी आपस में भिनभिनाने लगा और दोनों की बहुत बहस हुई कुछ देर तक, पर आखिर में राजू ने डिलीवरी बॉय को वो पार्सल देकर भगा ही दिया वहां से। अब रणवीर और उसके दोस्त बहुत खुश थे कि उनका प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो गया और नेक्स्ट डे कॉलेज में भी सभी लोगों को इस प्रैंक के बारे में पता चल चुका था। इसलिए अगले दिन राजू तो पूरा दिन कॉलेज में नहीं दिखा और उसके बाद से राजू अपना लड़कियों को देख के मुंह छुपा के घूमा करता था। लेकिन अब राजू को बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था और उसका कॉलेज में भी इतना ज्यादा मजाक बन रहा था कि उसने अपनी रूम की बालकनी से जंप नहीं मारा, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे प्रैंक सच में किसी के साथ नहीं करने चाहिए। आई मीन रणवीर और राजू की आपस में दोस्ती थी इसलिए राजू ने इतना माइंड नहीं किया, क्योंकि तुम लोग भाई अगर किसी रैंडम बंदे के साथ ऐसा प्रैंक कर दोगे ना, तुम्हें नहीं पता वो सामने वाला कितना सेंसिटिव है और वो क्या कर देगा उसके बाद। तो मेरी एडवाइस तो यही कि रैंडम बंदे के साथ कभी ऐसा कोई प्रैंक मत करना, अपने दोस्त यारों के साथ तो चलता है थोड़ा वो। तो फाइनली मैं तुम लोग को अपनी लाइफ का एम्बैरेसिंग मोमेंट बताता हूँ जब एक रेडी वाले ने मुझे सड़क पे थप्पड़ ही थप्पड़ मारे थे। एक्चुअली ये स्टोरी मैंने 2-3 साल पहले अपने किसी Q&A में बताई थी, तब इतने व्यूज नहीं आते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार और बता दूं। तो ये बात है 2010 की, जब मैं 5th क्लास में था और मेरे घर से मेरा स्कूल ना 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। सुबह तो पापा स्कूल छोड़ के आ जाते थे और शाम को मैं अपने दोस्त के साथ पैदल ही आ जाता था। लेकिन एक दिन मैं और मेरा दोस्त शरद पूरा दिन स्कूल में ना मौज काट रहे थे। हम हर पीरियड में कुछ ना कुछ हरकत कर ही रहे थे। अब उस दिन स्कूल खत्म हो गया लेकिन हमारी एनर्जी और हरकतें ना खत्म नहीं हुई। तो अब शरद की ना मम्मी उसे लेने आती थी और शरद और मैं पीछे पीछे चल रहे थे हरकतें करते हुए और शरद की मम्मी आगे चल रही थी थोड़ा दूर उसका बैग लेके। अब हम दोनों की हरकतें ऐसी जो बिल्कुल सेंसरी बना रही थी। हमने उस दिन एक बोतल के ढक्कन पे छेद कर रखा था और अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना रखी थी कि इस बोतल से जहां भी हम पानी डालेंगे ना वो जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सब हमारे दिमाग में चल रहा था। अब ये इमेजिन करते हुए हमें बड़ा मजा आ रहा था और हम बोतल से हर जगह पानी मारे जा रहे थे, कभी इधर कभी उधर, कुछ भी मारे जा रहे और मस्त आवाज निकाल रहे खुद से, वो बड़ा आम फूट गया। अब कुछ देर बाद मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है कि मुझे कुछ और भी करना है, कोई ऐसी बैड हरकत करनी है जिससे मैं और कूल लगूं। तो हम जिस रोड पे चल रहे थे ना वहां पर इस साइड मार्केट है और वहां पर ना रेडी भी लगती है। तो एक रेडी लगी हुई थी अंडरगारमेंट्स की और उस रेडी पर ऊपर रुमाल लटके हुए थे। अब मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है चलते चलते कि मैं जहां उस रेडी के पास आया ना, मैंने एक रुमाल ऐसे हाथ से खींच के गिरा दिया नीचे और अब शरद और मैं 10-15 मीटर आगे ही गए होंगे कि मेरे पीछे ना थप्पड़ ही थप्पड़ बजना चालू हुए और एक आदमी मुझे पकड़ता हुआ रेडी पे लेके आया और मुझे सुनाने लगा कि क्या हरकत है ये, क्या किया तूने, अपने पेरेंट्स का नंबर दे, डायरी खोल, बैग खोल, पता नहीं क्या बोल रहा था, मुझे तो याद भी नहीं उसने क्या क्या बोला था उस टाइम मुझे। अब इतने में तो भीड़ जमा हो गई थी और स्कूल के भी बहुत सारे बच्चे उस भीड़ में आ गए थे जो मुझे देख रहे थे कि मैं खड़ा हूँ बीच में, अंकल मुझे डांट रहे हैं और मैंने इनसे 10-15 थप्पड़ भी खाए हैं अभी। अब वो रेडी वाला बोले जा रहा था कि अपने घर का नंबर दे, मैं उनसे बात करूंगा, मैं उन्हें यहाँ भी लाऊंगा, डायरी खोल। अब ये सब सुन के तो मेरी हालत और खराब हो रही थी। मैं सोच रहा था कि मैं तो गया काम से। अब इतने में शरद की मम्मी आ गई और उन्होंने बोला जाने दो, बच्चे हैं, हो जाता है, छोड़ दो। तो उस रेडी वाले ने ऑब्वियसली मुझे जाने दिया, लेकिन बाकी बचा हुआ रास्ता मैंने कैसे काटा था ना, ऐसे मुंह छुपा के नीचे नीचे चल रहा था मैं उस दिन कैसे घर गया क्या सोचते हुए मैं ही जानता हूँ। और घर पहुंचने के बाद ना मुझे बस एक ही डर लग रहा था कि ये बात कहीं मेरे पेरेंट्स को ना पता चल जाए कहीं से। मैं पूरा दिन सोचे जा रहा था कि कहीं वो रेडी वाला अगर मेरी गली से निकला या फिर मेरे घर से जो शॉप अटैच है हमारी वहां से निकला और उसने मुझे देख लिया और बता दिया पेरेंट्स से, तब क्या होगा मेरा। अब जब मैं अगले दिन स्कूल पहुंचा ना तो जिन बच्चों ने मुझे पिटता हुआ देखा था कल, तो मेरा मजाक बना रहे थे और मुझे उनसे कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा था क्योंकि 5th क्लास में ना मेरा बहुत चीजों के लिए मजाक बनता था, तो मेरी ना चमड़ी हार्ड हो चुकी थी उस टाइम तक। लेकिन अब मेरा मेन डर ना यही था कि रेडी वाले को ना मेरा घर ना पता चल जाए कहीं से, क्योंकि सेम रास्ते से मैं डेली घर आता हूँ, कहीं वो मुझे फॉलो ना कर ले। मैं इसी डर में था, ओवर थिंकिंग करे जा रहा था। और एक दोपहरी मैं बालकनी में खड़ा था और मैंने देखा कि मेरी गली में वही रेडी वाला ना आया। मुझे जहां वो रेडी वाला घूमता हुआ दिखा ना, मैं अपनी बालकनी से हटा, मैं जाके छुप गया और मैं वेट कर रहा था कि कहीं मेरी मम्मी नीचे रोक ना ले उस रेडी वाले को, उन्हें कुछ सामान ना लेना हो, बस रेडी वाला गली से चला जाए। मैं भाई गंदा डरा हुआ था उस दिन। मेरी धड़कन उस टाइम इतनी तेज हो रही थी ना, मुझे लग रहा था पहली बार किसी 10 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आएगा। लेकिन फाइनली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं बच गया भाई। वो कभी नहीं आया रेडी वाला मेरे घर पे। लेकिन अभी 1-2 साल पहले ना मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आई कि मुझे यार ढूंढना है वो रेडी वाला कहाँ गया, मुझे जानना है जिसने बचपन में मुझे थप्पड़ मारे थे। अब मैं निकल तो गया उस मार्केट में रेडी वाले को ढूंढने के लिए, लेकिन इतने साल बाद ना मैं सच में शक्ल भूल गया था उस बंदे की, क्योंकि मुझे रेडी वाले तो बहुत दिखे और अंकल टाइप भी दिखे और मुझे लगा यार कि यार यही तो नहीं है, ये तो नहीं है,
पर मुझे नहीं मिला वो। तो गाइस बस यही थी मेरी एम्बैरेसिंग स्टोरी। तुम अपनी एम्बैरेसिंग स्टोरी जरूर कमेंट में बताना, और अगर तुम लोग को ऐसी और रियल स्टोरी सुननी है तो प्लीज कमेंट कर देना। कमेंट का एम रख रहा हूँ मैं 3000 कमेंट। तुम लोग चाहो तो कमेंट कर सकते हो, वी वांट मोर रियल स्टोरी लाइक दिस। अब मैं तुम लोगों से अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय। और मैं तुम लोग को याद दिलाना चाहता हूँ कि आर्यन के खास सॉफ्टवेयर को हासिल करने का मौका बिल्कुल मत छोड़ना। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करो, आर्यन को लिखो जाके कि तुम लोग भाई मेरे चैनल से हो। मैं तुम लोग को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि कैसे मैंने 38,000 रुपए कमाए, तो जाओ तुम लोग भी कदम उठाओ।